Hello students. So in continuation with our discussion of the LLP Act 2008, हमने कल सेक्शन 22 से लेके 28 देखा था. Okay. Those sections talk about how a person can become a partner, that is by an incorporation document or according to the LLP agreement. Thereafter, what are the mutual राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. ओके, मतलब एक पार्टनर का अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ क्या रिलेशन है और एक पार्टनर का एलएलपी के साथ क्या रिलेशन है. इसके आगे हमने ये देखा था कि अगर एलएलपी एग्रीमेंट की किसी भी डिटेल्स में चेंज आता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टनर के एड्रेस में या किसी और तरह की डिटेल्स में किसी तरह का चेंज आता है, तो वो चेंज पार्टनर को एलएलपी को इन्फॉर्म करना है एंड एलएलपी विल फर्दर इन्फॉर्म द सेम टू द रजिस्ट्रार. ओके, इसके बाद देखा था सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप. सेसेशन का मतलब मैंने कल बताया था आपको कि अगर कोई इंसान अब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं रहता है किसी भी वजह से, द रीजन कैन बी रेजिग्नेशन, इट कैन बी डेथ, it can be the person becoming of unsound mind or the person becoming insolvent. okay, तो उसको कहा जाता है cessation of partnership. उस केस में उस पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है, उसे फॉर्मर पार्टनर कहा जाएगा, उसके लिए नोटिस की जरूरत है, आरओएफ को इन्फॉर्म करना है. ये सारी डिटेल्स हमने कल पढ़ी थी. आफ्टर दैट हमने ये देखा था कि पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या है. ओके, कोई भी पार्टनर किसी भी तरह का एक्ट करता है तो उसकी लायबिलिटी कितनी है और उसके एक्ट की वजह से एलएलपी की लायबिलिटी कितनी है, उसके एक्ट की वजह से बाकी की पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी है. ये सब डिस्कस किया था. म्यूचुअल एजेंसी डिस्कस किया था. ओके, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद yet another section which talks about relations of partners, section 29, that is होल्डिंग आउट. होल्डिंग आउट का सिंपल मीनिंग ये है, अगर ये पूरा जो सेक्शन लिखा हुआ है उसका अगर हम सिंपल बात में मीनिंग निकालें कि अगर कोई भी इंसान जो कि इन रियलिटी पार्टनर नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, पर वो अपने किसी भी एक्ट या वर्ड्स की वजह से, वर्ड्स रिटर्न, स्पोकन या कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है अपने बिहेवियर की वजह से. इज इट ओके? कोई भी इंसान अपने वर्ड्स की वजह से, दैट इज स्पोकन और रिटर्न, या अपने बिहेवियर की वजह से अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करता है किसी के सामने. दैट पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और herself एज अ पार्टनर इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन्स. और वो जो थर्ड पार्टी है वो उसकी इस बात को मान के एलएलपी को किसी भी तरह का क्रेडिट प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल कोई एक एलएलपी है, ओके, उसमें लेट्स से मिस्टर जय वो एक पार्टनर नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टनर ऑफ दैट एलएलपी, पर मिस्टर जय अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करते हैं. या तो लेट्स से इस एलएलपी में से किसी इंसान ने मिस्टर जय को अपना पार्टनर बताया. लेट्स से कि इस एलएलपी में कोई एक पर्सन है मिस्टर हर्ष, और उसने किसी थर्ड पार्टी के सामने ऐसा कहा कि मिस्टर जय भी हमारे पार्टनर हैं. किस सेंस में कहा था वो क्लियर नहीं है, पर ऐसा बोला था कि हमारे पार्टनर हैं. और बिकॉज मिस्टर जय का मार्केट में गुडविल काफी अच्छा है, रेपुटेशन काफी अच्छा है,
तो इसके बेसिस पे इस थर्ड पार्टी ने एलएलपी को किसी भी तरह का क्रेडिट प्रोवाइड किया है। अब जब ये सारी बातें हो रही थी तब मिस्टर जय भी वहां पे थे, है ना, मिस्टर जय वॉज देयर। पर उन्होंने मना नहीं बोला, मिस्टर जय डिड नॉट डिनाई, उन्होंने क्लियर नहीं किया, है ना, मतलब अभी के अभी थर्ड पार्टी ने पैसा नहीं दिया है। अभी तो क्या हो रहा है, एलएलपी ने, दैट इज मिस्टर हर्ष ने मिस्टर जय को एज अ पार्टनर बताया थर्ड पार्टी के सामने, और मिस्टर जय ने इस बात को मना भी नहीं बोला, मतलब उनका कंडक्ट ऐसा था, क्या ऐसा था, उनका बिहेवियर ऐसा था जिससे कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि हाँ मिस्टर जय सच में पार्टनर है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि थर्ड पार्टी ने कुछ टाइम के बाद एलएलपी को कुछ गुड्स उधार में दिए, कुछ सर्विसेज उधार में दी या पैसा दिया, जिसका पैसा एलएलपी पे नहीं कर रही, तो वो पैसा थर्ड पार्टी मिस्टर जय से रिकवर कर सकती है। रीजन भी मिस्टर जय ने अपने आप को होल्ड आउट किया था, ऐसा शो किया था कि हाँ मैं पार्टनर हूं। कैसे शो किया था, मना नहीं बोल के, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग आउट। ओके, पर इसमें एक चीज का ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे हाउ एवर से टॉपिक चेंज हो जाता है कि जहां पे एलएलपी ने किसी और को पार्टनर बता के किसी भी तरह का क्रेडिट लिया है या तो किसी भी तरह का बेनिफिट लिया है, तो जितना क्रेडिट उन्होंने लिया है उसके लिए एलएलपी लायबल रहेगा। मतलब क्या है कि अगर एलएलपी ना पे करे, फॉर एग्जाम्पल इन एनी केस अगर एलएलपी पे नहीं कर पाता है तो मिस्टर जय को तो पे करना ही पड़ेगा। इज इट ओके? दैट वाज अबाउट होल्डिंग आउट, सेक्शन 29। ओके, नेक्स्ट है, होल्डिंग आउट में भी ये एक्सेप्शन के तौर पे काम करता है, सबसेक्शन 2, वेयर आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम नेम, और उसी डिसीज्ड पार्टनर, मतलब जिसकी डेथ हो गई है उसी पार्टनर का नाम लेके आप अभी भी बिजनेस कर रहे हो, जो कि गलत है। पर इसकी वजह से वो डिसीज्ड पार्टनर की कोई भी प्रॉपर्टी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की किसी भी एस्टेट को हम लायबल नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। तो डेथ के बाद एलएलपी के किसी भी काम के लिए, किसी भी एक्ट के लिए वो डिसीज्ड पार्टनर की जिम्मेदारी रहती नहीं है, चाहे लोगों को उनकी डेथ के बारे में पता हो चाहे ना हो। एम आई क्लियर? ओके, भले पार्टनर्स उसी वे में बिजनेस करें डेथ के बाद भी, बट फिर भी डेथ के बाद ना तो वो पार्टनर लायबल रहेंगे, ऑब्वियसली वो है ही नहीं, पर ना ही उनकी प्रॉपर्टी ना ही उनकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कोई भी एस्टेट लायबल होगी आफ्टर डेथ। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 30, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। तो ऑब्वियस है ना, कि आपने एलएलपी बनाया ही लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए है। आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनाने का वजह ही लोगों के साथ फ्रॉड करने का है। तो फिर आपको यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता था लिमिटेड लायबिलिटी का, वो अब अवेलेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब है अब एलएलपी का और उसके पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा, द लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड अगर आप किसी भी तरह का फ्रॉड करते हुए पाए गए हैं तो। लेट्स सी, इन केस ऑफ फ्रॉड, okay, in the event of an act carried out by LLP or any of its partners with the intent to defraud creditors of the LLP, किसके साथ चीटिंग करने की बात चल रही है यहाँ पे, we are trying to cheat the creditors of the LLP, okay, और the purpose किसी और वजह से, बट कौन सा पर्पस है, फ्रॉड्यूलेंट पर्पस है, देन द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड पार्टनर्स, जो जो भी पार्टनर जिसका एक्ट कैसा था, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, द लायबिलिटी शैल बिकम
अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट और अदर लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। यहाँ पे आपको लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। However, in case any such act is carried out by a partner, the LLP is liable to the same extent as the partner। मतलब LLP का liability भी कैसा हो जाएगा, अनलिमिटेड। बट कब वो अनलिमिटेड नहीं होगा, जब किसी पार्टनर ने वो एक्ट किया हो पर बाकी के पार्टनर्स के नॉलेज के बिना या अथॉरिटी के बिना, विदाउट द नॉलेज और अथॉरिटी ऑफ द एलएलपी। मतलब जहां पे आपको पता था कि ये पार्टनर ऐसा कर रहा है ना, विथ नॉलेज होगा तो सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। बट अगर किसी भी पार्टनर ने बाकी के पार्टनर्स को बताए बिना या उसकी अथॉरिटी के बिना कोई काम किया, हमने कल ये देखा था एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, तो उस पार्टनर की, वो जो पर्टिकुलर पार्टनर है उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। ओके, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसका लायबिलिटी अभी भी कैसा रहेगा, लिमिटेड। मतलब एक ही चीज का फर्क है, बाकी लोगों को पता था कि फ्रॉड चल रहा है तो सबका लायबिलिटी अनलिमिटेड, पर जिसको नहीं पता था कि ये फ्रॉड कर रहा है ना, तो उसका लायबिलिटी कैसा रहेगा, लिमिटेड। है ना, ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि बाकी सारे लोगों को पता था या नहीं था। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ इतना पढ़ा कि लायबल रहेंगे, है ना, पर अगर लायबिलिटी आता है तो किसी तरह का सजा भी होना चाहिए, फाइन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, कुछ तो होना चाहिए। तो सबसेक्शन 1 में, मतलब सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 में, अगर पार्टनर्स ने किसी भी क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड किया हो या फ्रॉड करने का इंटेंशन हो, है ना, फ्रॉड ना किया और मान लो कि इंटेंट ऐसा ही था कि हमें इनके साथ फ्रॉड करना है, तो जो जो भी पार्टनर्स का इंटेंशन था फ्रॉड करने का, उनको 5 साल तक, 5 साल की नहीं, अप टू 5 इयर्स का जेल। ओके, और मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपए का फाइन हो सकता है। मैंने यहाँ पे हथकड़ी ड्रॉ किया है तो आपको पढ़ के, मतलब ये एक सिंबल की तरह याद रहेगा। ओके, कम से कम 50,000 रुपए का फाइन, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए का फाइन, और 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। ओके, मूविंग ऑन, सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे। वेयर एलएलपी और एनी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय, एलएलपी, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और एलएलपी जिन्होंने एलएलपी को फ्रॉड्यूलेंट वे में मैनेज किया है ना, दे हैव मैनेज्ड द बिजनेस इन अ फ्रॉड्यूलेंट वे, तो उनके सामने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो तो रहेगा ही। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या है, 5 साल तक की जेल, 5 लाख तक का फाइन, ये सब तो होगा ही होगा। पर जिस, क्योंकि ये पैसा तो किसको जाने वाला है, दिस मनी विल गो टू द गवर्नमेंट। पर जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसका क्या, उसका भी तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने पेनल्टी ले लिया उससे। जिसने केस किया होगा, मान लो कि एलएलपी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो मुझे जितना भी लॉस हुआ है या किसी तरह का डैमेज हुआ है वो मुझे कॉम्पनसेशन के फॉर्म में मिल जाएगा। इज इट ओके? तो जिसके साथ, मतलब जिस क्रेडिटर के साथ फ्रॉड हुआ है उसको उसके लॉस का पैसा मिलेगा, और हम गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक पेमेंट ऑफ पेनल्टी टू द गवर्नमेंट, मिनिमम 50,000 टू मैक्सिमम 5 लाख। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सेक्शन 31, विसल ब्लोइंग। ओके, विसल ब्लोइंग का मतलब होता है, जैसे हम कई सारी मूवीज में ऐसा देखते हैं कि कोई इंसान पुलिस वालों का खबरी होता है ना, वो वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है किसी भी तरह का गलत एक्ट होने वाला है या हुआ है, तो वो किसने किया है उसके बारे में हम पुलिस को या कोई भी लॉ लॉ एनफोर्समेंट जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको ये न्यूज पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमने विसल ब्लो किया है, क्या किया है,
वी आर विसल ब्लोअर, और इस एक्ट को विसल ब्लोइंग कहा जाता है। ओके, तो हम कई सारी बार मूवीज में देखते हैं कि अगर आप हमारे गवाह बन जाते हो तो हम आपकी सजा कम करवाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कई सारी बार हम इन्वेस्टिगेशन में मूवीज में देखते हैं। हम इसका सीधा रिलेशन नहीं है इसके साथ, पर एक कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में, रिलेशन के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी इंसान पुलिस का विटनेस बनने की या पुलिस को इंफॉर्मेशन देने का काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है, विसल ब्लोअर। और उसने जो भी काम किया है उसे कहा जाता है विसल ब्लोइंग। ओके, लेट्स सी। तो अगर कोई भी इंसान गवर्नमेंट तक, कोर्ट तक या पुलिस तक किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन पहुंचाता जो गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने से काम नहीं होता है, द इंफॉर्मेशन शुड बी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट। लेट्स सी। तो कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में वेव एनी पेनल्टी अगर वो सेटिस्फाइड है कि such partner or employee of the LLP has provided useful information during the investigation। हम इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन 42 में। पर अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी पार्टनर ने या किसी भी एम्प्लॉय ने अगर यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, उस इंसान का जो पेनल्टी है उसको कम कर सकता है या वेव ऑफ कर सकता है। वेव ऑफ मतलब आपको पे नहीं करना है, या तो किसी भी पार्टनर या एम्प्लॉय के दिए हुए इंफॉर्मेशन की वजह से हम बाकी के पार्टनर्स को कन्विक्ट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। मतलब एज एन एम्प्लॉय या एज ए पार्टनर अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसी को प्रोवाइड किया और मेरी इंफॉर्मेशन की वजह से वो लोग बाकी के पार्टनर्स को गिल्टी प्रूव करने में सक्सेसफुल रहते हैं। गिल्टी का मतलब हाँ कि इन लोगों ने क्राइम कमिट किया है, पर वो कैसे किया, मतलब या तो कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन दिया था। तो दो चीजें हैं कि अगर कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी कोऑपरेट करता है, काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या तो उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन की वजह से हम बाकी के पार्टनर्स को गिल्टी प्रूव करने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो कोर्ट क्या करेगा, उस इंसान की जो पेनल्टी है या किसी भी तरह का फाइन है उसको कम कर सकता है या तो वेव कर सकते हैं। ओके, चलो। अब मान लो कि एज अ पार्टनर मैंने ये काम किया या एज एन एम्प्लॉय मैंने ये काम किया, तो एलएलपी मेरे सामने एक्शन भी ले सकती है ना, कि आपने हमारे एम्प्लॉय होते हुए या हमारे पार्टनर होते हुए ऐसा काम कैसे कर दिया, है ना। तो गवर्नमेंट ने उनके प्रोटेक्शन के लिए, लॉ ने उनके प्रोटेक्शन के लिए भी प्रोविजन बनाए हैं कि ना तो आप उनको डिस्चार्ज कर सकते हो, मतलब मुझे लेट्स से के जॉब में से निकाल नहीं सकते हो, डिमोट नहीं कर सकते हो, सस्पेंड नहीं कर सकते हो, धमकी नहीं दे सकते हो, ना तो किसी तरह से परेशान कर सकते हो अगर मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है तो, है ना। ये प्रोटेक्शन है, दिस प्रोटेक्शन टू द विसल ब्लोअर। ओके, that was whistle blowing section 31. Now we'll be moving towards next section, that is form of contribution। सेक्शन 32 मैंने यहाँ पे एक हाथ ड्रॉ किया हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब भी कोई इंसान किसी भी एलएलपी में पार्टनर बनता है तो वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, है ना। या लेट्स से 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था कि जहाँ पे ओनर अपने बिजनेस में जो भी चीजें लेके आता है, एसेट्स लेके आता है, उसको उसका कैपिटल माना जाता है। यहाँ पे भी है तो कैपिटल ही, पर उसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है कंट्रीब्यूशन। ओके, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाउ अ पार्टनर कैन कंट्रीब्यूट। ओके, तो उसका कंट्रीब्यूशन टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है या इमूवेबल हो सकता है। मान लो कि मेरे पास शॉप है
और मैंने एलएलपी को कहा कि एक काम करो, ये शॉप अब मैं एलएलपी को दे देता हूं एज माय कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो वो इमूवेबल हो गया। ओके, मेरे पास किसी तरह का पेटेंट या ट्रेडमार्क है, वो मैंने एलएलपी को दे दी, इनटेंजिबल हो गया। मैंने किसी तरह का स्टॉक दिया है, मूवेबल, टेंजिबल, है ना। ओके, तो कंट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल, इन सारे तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ओके, इंक्लूडिंग क्या क्या और दे सकते हैं, मनी, प्रॉमिसरी नोट एंड अदर अग्रीमेंट्स टू कंट्रीब्यूट कैश, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। का मतलब क्या है, मैं एलएलपी के लिए कुछ ऑलरेडी कर चुका हूं या आगे कुछ करूंगा, तो वो कैसा हुआ, इनटेंजिबल। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द एलएलपी, इट इज इनटेंजिबल। इज इट ओके। ये सारी चीजों को हम पार्टनर के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब मान लो कि कोई, हमने, वी हैव डन समथिंग इन काइंड, यानी मैंने डेटर सॉरी स्टॉक दिया है, या मैंने किसी तरह का पेटेंट दिया हुआ है, या मैंने कोई लेट्स से शॉप दिया है, कोई जगह दी है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जो भी पार्टनर्स अपने आप में डिसाइड करेंगे कि हाँ इस दुकान का वैल्यू 30 लाख रुपए है, तो उस पार्टनर का कैपिटल 30 लाख रुपीज लिखा जाएगा। तो हमें कौन सा वैल्यू ढूंढना है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, कि आपका जिम्मेदारी है कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एज सच ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट लेट्स सी, पढ़ते हैं। ओके, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट मनी और अदर प्रॉपर्टी, बेनिफिट और परफॉर्मिंग सर्विस शेल बी एज पर एलएलपी अग्रीमेंट। अब मान लो कि एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा है कि जो मिस्टर जय है वो काफी नॉलेजेबल पर्सन है, या लेट्स से उनका मार्केट में काफी गुडविल है, तो वो एलएलपी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो चलेगा। तो ऐसा अलाउड है, जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर पैसा या प्रॉपर्टी या कोई चीज लेके आए, है ना। वो क्या लेके आए हैं, अपना नाम लेके आए हैं, मतलब वो क्या लेके आए हैं, गुडविल। इज इट ओके कि अगर मिस्टर जय का नाम हमारे साथ जुड़ेगा तो हमें नेचुरली बहुत सारा फायदा होने वाला है, तो हमें उनके पास से कोई बाकी और चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं है। इज इट ओके। अब दूसरा सेक्शन, मतलब सेक्शन 33 में सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं, कि अगर एलएलपी एग्रीमेंट में ऐसा लिखा गया था, अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करते हैं, दैट मिस्टर जय विल बी अ पार्टनर ऑफ सो एंड सो एलएलपी एंड ही विल कंट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10 लाख, ऐसा एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ओके, अब किसी क्रेडिटर ने ये एलएलपी एग्रीमेंट पढ़ा और उसने देखा कि मिस्टर जय 10 लाख रुपए लेके आने वाले हैं, और इस वजह से, जस्ट बिकॉज मिस्टर जय ब्रॉट और वॉज अबाउट टू ब्रॉट ब्रिंग रुपीज 10 लाख, उन्होंने एलएलपी को किसी भी तरह का क्रेडिट प्रोवाइड किया इस भरोसे पे कि मिस्टर जय 10 लाख रुपए लेके आने वाले हैं। ठीक है, अब सब्सीक्वेंटली पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया कि एक काम करते हैं, मिस्टर जय को हम 10 लाख रुपए वाले प्रॉमिस में से फ्री कर देते हैं, छोड़ो उनके पास से पैसा नहीं चाहिए। पर क्रेडिटर ने तो इसी प्रॉमिस पे पैसा दिया था ना, दैट मिस्टर जय विल बी ब्रिंगिंग 10 लाख रुपीज टू द फर्म। क्रेडिटर ने इसी बात पे भरोसा करके एलएलपी को उधार दिया था, या कोई सर्विस दी थी, या कोई गुड्स दिया था। ओके, पर पार्टनर्स ने अपने बीच में क्या कर लिया, एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया विदाउट नोटिस, है ना। अब इसके बारे में क्रेडिटर को कोई चीज पता नहीं है कि पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई सेटलमेंट हो चुका है। इज इट ओके। तो अब क्रेडिटर का क्या राइट है,
क्रेडिटर में एनफोर्स, क्या कर सकता है, क्रेडिटर एनफोर्स कर सकता है कि आपने जो ओरिजिनल ऑब्लिगेशन प्रॉमिस किया था 10 लाख रुपए लाने का, वो आपको लाना पड़ेगा। आपके बीच में अंदर अंदर क्या सेटलमेंट है वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने मुझे जब एलएलपी एग्रीमेंट दिखाया था तब ऐसा कहा था कि मैं 10 लाख रुपए लेके आने वाला हूँ, आपको लाना पड़ेगा। ओके, दैट वाज सेक्शन 33। ओके, अब यहां से आगे बढ़ेंगे सेक्शन 34 ऑनवर्ड्स, विच विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। ये प्योरली लेट्स से रीडिंग सेक्शंस हैं, है ना, आसानी से पढ़े तो भी समझ में आ जाए ऐसे सेक्शंस हैं, थोड़ा क्विकली देखते हैं, है ना, यहाँ पे कोई टेक्निकल बात नहीं है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। द एलएलपी शेल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू अफेयर्स फॉर ईच ईयर। ऑब्वियसली हम हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंटिंग करते हैं, डेटा मेंटेन करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं। कौन से बेसिस पे बनाना पड़ेगा, या तो कैश बेसिस पे या तो अक्रूवल बेसिस पे, चॉइस एलएलपी के पास है ना। 99% ऑफ द केसेस में चीजें अक्रूवल बेसिस पे होती है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये हम 11th से पढ़ते हुए आ गए, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। ये डेटा कहाँ पे मेंटेन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस। कितने साल के लिए, फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। नॉर्मली 7 से 8 साल के लिए डेटा मेंटेन करना होता है, कंपनी के लिए वही रूल एप्लीकेबल है, तो हम वही मान के चल रहे हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। एवरी एलएलपी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स कहां से गिनना है, फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर हर साल आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना है। ओके, ओके, फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर, फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 23-24, तो 30 सितंबर 2024 तक आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना है। ओके, जिस फॉर्मेट में कहा गया है उस फॉर्मेट में बनाना है। इट शुड बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। और सिर्फ इस यहाँ पे भले नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ साइन नहीं करना है, यू आर सपोज टू सबमिट द सेम टू दी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, उनको सबमिट भी करना है। ओके, देखो लिखा हुआ है, एवरी एलएलपी शेल फाइल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी along with such fees। ओके, चलो सीधा सबसेक्शन 5 पे आते हैं। अगर आपने सबसेक्शन 3 मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को फाइल करने में किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया तो एलएलपी को पर डे 100 रुपीज का फाइन, विच कैन बी मैक्सिमम रुपीज 1 लाख। और जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कंप्लायंस की बात जब भी आएगी तो कौन लायबल होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 में क्या लिखा हुआ, 1 में लिखा हुआ था कि हमको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। टू में क्या लिखा हुआ है, 2 और 3 अलग अलग चीजें, 2 में लिखा है बनाना पड़ेगा और 3 में लिखा है सबमिट करना पड़ेगा। तो सबमिट का पेनल्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 2 में लिखा है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी हमें बनाना पड़ेगा। ओके, 4 हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो कुछ एलएलपीस को एग्जाम्पशन दे रहा है, सॉरी वी हैव टू गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। तो 1 में है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 2 में ये है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना पड़ेगा, और 4 में ये है कि हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना है। तो अगर 1, 2 या 4 को कंप्लाई करने में किसी भी तरह का गलती हुआ है तो एलएलपी को मिनिमम 25,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपीज का फाइन लगेगा। और जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो कम से कम 10,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। ओके, दैट वाज अबाउट
मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, चलो वो करना है ना, वी आर सपोज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट जैसे हम कंपनी में बोलते हैं कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन होते हैं, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। वैसे यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा, तो ऑब्वियस है कंपनीज के केस में सेक्शन 133 में लिखा हुआ है, और एलएलपी के केस में कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 132, है ना। वो क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, ध्यान रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दो चीजें ध्यान रखना है। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या AAS, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। इज इट ओके? तो सेक्शन 132 में लिखा होगा कि एलएलपी को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे। जो भी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होंगे वो सारे स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज एनुअल रिटर्न। ये सारी चीजें जो कंपनी को एप्लीकेबल है वो एलएलपी को भी एप्लीकेबल है। ये सेम सेक्शन आपको कंपनीज एक्ट में सेक्शन 92 में देखने मिलेगा, और एलएलपी में है सेक्शन 35। ओके, जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर, 2 महीने नहीं है, ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू बी केयरफुल, द मोमेंट अवर फाइनेंशियल ईयर एंड्स, ओके, तो हमें विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है। इस रिटर्न में बहुत सारा डेटा होता है। इन दिस रिटर्न देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा इन रिलेशन टू एलएलपी, हमने पूरे साल क्या किया है, क्या चेंजेस हैं, किसने रिजाइन किया, क्यों रिजाइन किया, ये बहुत सारा डेटा इस एनुअल रिटर्न के अंदर हमें फिल करना होता है। तो वो कितने दिन के अंदर अंदर है, विद इन 60 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है, तो हमें 30 मई तक ये सारा डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। वी हैव टू फाइल इन, ये इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात नहीं है, यू नीड टू बी केयरफुल, दिस इज अ सेपरेट रिटर्न एज पर एलएलपी एक्ट। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न का डेट अलग होता है, इट कैन बी 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 नवंबर, सॉरी 30 नवंबर, ऐसे अलग अलग डेट्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं जो आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे। ओके, अगर इस एनुअल रिटर्न को फाइल करने में किसी भी तरह का डिफॉल्ट हुआ, सेम आगे जो फाइन था वही है, एलएलपी का 100 मिनिमम, मैक्सिमम 1 लाख, एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम 50,000। ओके, मूविंग ऑन, जो भी डेटा हमने बनाया है, वॉट एवर डेटा वी हैव प्रिपेयर्ड, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, ये सारा डेटा अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए। कोई भी इंसान जो इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है, कहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, एलएलपी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहां पे आप इंस्पेक्शन कर सकते हो या कॉपीज मांग सकते हो। बट फॉर दैट यू नीड टू डू एन एप्लीकेशन एंड यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ फीस। जैसे ही आप ये करते हो, तो एलएलपी की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको इन अ गिवन नंबर ऑफ डेज वो सारा डेटा प्रोवाइड करे, या तो फिजिकली पेपर फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। मूविंग ऑन, पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाया है, एनुअल रिटर्न है, अगर तो किसी भी तरह से गलत पाया गया है, इफ इन एनी रिटर्न, स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, ओके, तो वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से या उसमें लिखी हुई कोई बात गलत है, which is false in any material particular, knowing it to be false, or which omits any material fact। omit का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छुपाना, कंसील करना, हाइड करना जानबूझ के। उनको लगता था कि अगर ये बात हम गवर्नमेंट को बता देंगे तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं,
तो उन्होंने ये बात गवर्नमेंट से छुपा दी। ओके, देन दैट पर्सन विल बी पनिशेबल, क्योंकि ये एक तरह का फ्रॉड है ना। देन इसका पनिशमेंट भी फ्रॉड की तरह होगा। द imprisonment which may extend to 2 years and shall also be liable to a fine which shall not be less than 1 lakh but which should not be more than 5 lakh। तो अप टू 2 years का imprisonment और 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन लग सकता है अगर आपने किसी भी तरह का गलत, जानबूझ के, इंटेंशनली किसी भी तरह का गलत डेटा दिया तो। ओके, नेक्स्ट सेक्शन, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सेक्शन 38। ओके, हमने गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड कर दिया, रजिस्ट्रार को डेटा प्रोवाइड कर दिया जो हमारी जिम्मेदारी थी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, एनुअल रिटर्न, सब डेटा दे दिया। बट फिर भी रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और डेटा चाहिए। आई वॉन्ट सम मोर डेटा फ्रॉम दी LLP which registrar may consider necessary। ओके, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, मे रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग प्रेजेंट, फॉर्मर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय, किसी से भी पूछ सकता है। उसको लगेगा कि इस इंसान के पास गिवन इंफॉर्मेशन है तो वो आपके पास से वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है और आपको बोलेंगे कि आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। रीजनेबल पीरियड मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन में डेटा प्रोवाइड करने का बोलेंगे। दे विल प्रोवाइड यू अ टाइम पीरियड ऑफ लेट्स से 7 days, 14 days। उस पीरियड में आपको वो डेटा प्रोवाइड करना है, जो डेटा आपने प्रोवाइड किया है उसके अलावा, है ना। इन केस एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, किसका किसका नाम लिखा हुआ था, प्रेजेंट पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय, उसके बारे में लिखा हुआ था, डज नॉट आंसर, ओके, और मेक सच डिक्लेरेशन और सप्लाई सच डिटेल्स, ओके, थ्रू विच द रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड। दो चीजें हैं कि रजिस्ट्रार ने आपके पास से इंफॉर्मेशन मांगी पर आपने या तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की या तो इस तरह से प्रोवाइड की कि रजिस्ट्रार उस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं। ओके, then what will the registrar do, shall have power to summon। समन का मतलब क्या होता है, आपको फिजिकली किसी जगह पे प्रेजेंट रहने के लिए बुलाना। जैसे कोर्ट में आपको बुलाया जाता है कि इस दिन पे आपको डेट मिला है कोर्ट में, तो आपको या आपके लॉयर को वहां पे फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है, उसको बोलते हैं समन। समन करना मतलब किसी को बुलाना किसी जगह पे। ओके, तो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो गिवन पर्सन्स को, मतलब पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आप हमारे सामने अपीयर, अपीयर हो जाओ माने प्रेजेंट हो जाओ। ओके, तो वो रजिस्ट्रार मतलब आगे की प्रोसीडिंग्स रजिस्ट्रार नहीं करेगा, आगे की प्रोसीडिंग कौन करेगा, गवर्नमेंट के जो भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो, तो इंस्पेक्टर या किसी भी तरह का पब्लिक ऑफिसर, है ना, ऐसा बोलेंगे या तो इस कोर्ट में आ जाओ। ओके, अब इसके कनेक्शन में, फर्स्ट के कनेक्शन में सेकंड है और सेकंड के कनेक्शन में थर्ड है कि जिसको बुलाया गया था, जिस किसी भी इंसान को किसी एक जगह पे प्रेजेंट रहने के लिए बोला गया था, उसने किसी भी लॉफुल एक्सक्यूज के बिना, मतलब उसके पास कोई, मान लो कि उसके घर पे किसी की डेथ हो गई, वो खुद बीमार हो गया, घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, कहीं जाने का हो गया जो अनअवॉइडेबल था, तो वो लॉफुल एक्सक्यूज है। बट उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, बिना किसी वजह के वो वहां पे पहुंचता नहीं है। ओके, देन registrar will do what, the fine of minimum 2000 rupees but which may extend to 25,000 rupees। फिर से हम ये पूरा सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं कि हमने रजिस्ट्रार को जो भी डेटा प्रोवाइड करना था वो पहले कर दिया है किसी और सेक्शन में। ओके,
बट रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि मैं इतनी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, या तो मुझे कुछ और जानना है एलएलपी के बारे में। तो वो किसके पास से डेटा मांग सकता है? प्रेजेंट पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, या तो एम्प्लॉय के पास से वो डेटा मांग सकता है। और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करेगा? रीजनेबल टाइम अलाउ करेगा। मान लो तो ये लिखा हुआ था सबसेक्शन 1 में। अब सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है कि अगर फेल्स टू फॉलो सबसेक्शन 1, है ना, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? समन कर सकता है कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके। और सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है कि बिना किसी, विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज, फेल्स टू फॉलो सबसेक्शन 2, माने समन करते हैं हम किसी को, पर वो इंसान वहां पे नहीं आ रहा है ना, और उसके पास नहीं आने का कोई वैलिड रीजन भी नहीं है, तो कम से कम कितना फाइन होगा? 2000, और मैक्सिमम 25,000 का फाइन हो सकता है। ओके। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिटेल भी है ना, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। सेक्शन का टाइटल है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस? तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, है ना, कोई केस चल रहा है और उसको लगता है कि ये लिटिगेशन काफी डिले होगा, काफी लंबा चलेगा, है ना, तो इट विल बी क्वाइट डिलेड लिटिगेशन। तो उसमें टाइम भी काफी ज्यादा जाएगा, रिसोर्सेज भी काफी जाएंगे, और अल्टीमेटली उसको कहीं ऐसा लगता है कि शायद दैट, है ना, मैं ये केस हार जाऊं। तो एक काम करते हैं, है ना, तो जिसने कंप्लेंट किया है वो प्लेंटिफ है, क्या है? और जिसके सामने कंप्लेंट किया है वो डिफेंडर है, वो डिफेंस कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है। पर ये जो डिफेंडर है, उसे ऐसा लगता है कि यार एक काम करते हैं, या तो इसको ऐसा लगे कि भाई एक काम करते हैं, कोर्ट में तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है ना, एक काम कर, तू मुझे कुछ कॉम्पनसेशन पे कर दे। ये प्लेंटिफ इसको बोले या डिफेंडर, ज्यादातर केस में जो डिफेंस वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं, है ना, कि हम इस केस को बहुत लंबा खींचेंगे, आगे जाके बहुत सारा टाइम लगेगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। इससे अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक लमसम मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ऑफर करता हूँ। आई ऑफर यू अ लमसम मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। और एक काम करते हैं, इस केस को यहाँ पे ही खत्म करते हैं, एंड द लिटिगेशन। ओके। और ये बात हम कोर्ट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमें आगे केस चलाना नहीं है, हमारे बीच में सेटलमेंट हो चुका है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि हर केस में कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है। नहीं तो कोई भी, जैसे अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ है कि जहाँ पे एक लड़के ने, है ना, ऐसा कहा गया है, वी डोंट नो, है ना, अल्कोहल कंज्यूम किया, उसी सिचुएशन में उसने ड्रिंक एंड ड्राइव, जो एक ऑफेंस है, ड्राइव किया, और उसकी जो एक लग्जरी कार थी उसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई, है ना। अभी उसको बेल मिल चुका है, बट मान लो कि वो, उसके सामने ऑब्वियस है कि जिसके घर वालों की डेथ हुई है ना, जिसकी जिसकी डेथ हुई है,
उसके घर वाले कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट केस चलेगा, एवरीबडी नो उसके आगे कहीं ना कहीं ये लिटिगेशन चलने वाला है। पर उसने फैमिली को ऑफर किया कि हम एक काम करते हैं, ये 10 साल केस चलेगा, आप भी परेशान रहोगे, हम भी परेशान रहेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, हम ऑफेंस को कंपाउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ही मना बोलेगा कि हम आपको इस तरह के केसेस में कंपाउंडिंग अलाउ नहीं कर सकते। ओके। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम नॉर्मली पहले ये समझो कि लिटिगेशन को खत्म करते हैं और उसके बदले में सामने वाले को क्या पे कर देते हैं, सम मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। अभी मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, बट प्रैक्टिकल लाइफ में मॉनेटरी कॉम्पनसेशन या समथिंग इन काइंड, माने मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको अपना एक घर दे देता हूँ, अपनी एक दुकान दे देता हूँ, वो भी चलता है। जरूरी नहीं है कि पैसा ही देना है। यहाँ पे समझने के लिए ऐसा समझ रहे हैं कि मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। पर एज अ डिफेंस मैं प्लेंटिफ को, जिसने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन किया है, उसको कहता हूँ कि एक काम करते हैं, हम अपने बीच में एक सेटलमेंट कर लेते हैं और इस केस को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा हुआ होना चाहिए कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है। एम आई क्लियर? है ना, कंपाउंडेबल नहीं है तो आप कंपलसरी उसको कोर्ट का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। आप उसको कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, है ना। हर केस में पैसा या किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन एक सॉल्यूशन नहीं होता है ना। तो जहाँ पे ऐसा मर्डर का केस हो, वहां पे ऑब्वियस है कि सामने वाले को सजा होनी ही चाहिए अगर कोर्ट को लगता है कि उसने गुनाह किया है। लेट्स सी, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसको सीआरपीसी बोलते हैं। अब ये एक्ट बदल चुका है ना। जब ये मटेरियल प्रिंट हुआ था तब की बात ये है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। अब मोर लेस इसकी जगह पे नया एक कानून आ चुका है। The regional director or any other officer not below the rank of regional director who is authorized by the central government। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या लिखा है उससे अभी मतलब नहीं है। नॉट विथ सेंडिंग का मतलब क्या है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑफेंस को, यहाँ पे मैं बोलने के लिए अभी अगेन बोल रहा हूँ किसी भी ऑफेंस को, बट जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है आपको, है ना। जो ऑफेंस कंपाउंडेबल होते हैं वही हो सकते हैं। कंपाउंड का मतलब मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। तो रीजनल डायरेक्टर जो है वो क्या करते हैं, मे कंपाउंड एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली बाय कलेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन reasonably suspected of having committed the offense। क्या कर सकता है वो, रीजनल डायरेक्टर को अगर ऐसा रीजनेबल सस्पिशन है कि इसने वो क्राइम किया है, मतलब किसने क्राइम किया होगा, जो डिफेंड करे अपने आप को, उसके पास से वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। कलेक्ट ऑब्वियसली क्या कलेक्ट करेंगे, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। कितना, अ सम विच मे एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम फाइन, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा नहीं और मिनिमम से कम नहीं, तो बट ऑब्वियस है। ओके। कंपाउंडिंग का मतलब क्या आया, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉम्पनसेशन। ओके। सब सेक्शन 2 देखते हैं, थोड़ा लंबा सेक्शन है, लेट्स सी कहां तक डिस्कस होता है आज। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 shall apply to an offense committed by LLP or partner or designated partner within a period of 3 years from the date on which similar offense committed was compounded। मतलब क्या है कि अभी जो ऑफेंस किया है एलएलपी ने, किसी पार्टनर ने या किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर ने, ओके, जिसको कंपाउंड करने की बात चल रही है, हम सोच रहे हैं कि इसको कंपाउंड करें या ना करें। कंपाउंड का मतलब होता है सजा के बदले में मॉनेटरी कॉम्पनसेशन।
इज इट ओके? पर अगर इस एक्ट के पहले भी एलएलपी ने, पार्टनर ने या किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर ने कोई गुनाह किया था और उसको पहले कभी कंपाउंड किया गया था, मतलब ये दूसरी बार कंपाउंडिंग के बारे में बात चल रही है, पहले भी कभी कोई एक गुनाह हुआ था एलएलपी से या पार्टनर से और उसको कोर्ट ने कंपाउंड कर दिया था, कोर्ट अलाउड कि आप इसको कंपाउंड कर सकते हो, तो जो प्रीवियस कंपाउंडिंग था उसको मिनिमम 3 साल हो गए हों तो ही सेकेंड टाइम कंपाउंडिंग अलाउड होगा। मतलब लेट्स से कि आज कोई चीज को कंपाउंड करने की बात चल रही है, तो जो पुराना कंपाउंडिंग होगा वो कम से कम 21 मई 2021 से पहले हुआ होना चाहिए। इज इट ओके? पहला कंपाउंडिंग और दूसरा कंपाउंडिंग के बीच में कम से कम गैप कितना होना चाहिए? 3 साल का। मतलब आप हर बार गुना करते जाओ और हर बार ऐसा बोलो कि हम कंपाउंड कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, नहीं चलेगा। फर्स्ट कंपाउंडिंग, सेकंड कंपाउंडिंग, थर्ड कंपाउंडिंग, जब भी कंपाउंडिंग करना हो तो प्रीवियस कंपाउंडिंग के 3 साल के बाद ही दूसरा कंपाउंडिंग पॉसिबल है। विद इन 3 इयर्स कोई भी कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं। ओके, तो पूरे सबसेक्शन 2 में यही लिखा हुआ है। चलो, कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन हमें किसको करना है? रजिस्ट्रार को करना है। और रजिस्ट्रार, लेट्स से कि हमें कंपाउंडिंग करना है तो हमने रजिस्ट्रार को बताया कि वी रिक्वेस्ट यू टू कंपाउंड द ऑफेंस। वो क्या करेगा? वो सारी डिटेल्स प्लस अपनी कमेंट्स लिख के रीजनल डायरेक्टर को फॉरवर्ड करेगा और रीजनल डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि कंपाउंडिंग अलाउड है या नहीं। ओके, मूविंग ऑन। whether where any offense is compounded under this section, whether before or after the institution of any prosecution, मतलब केस चालू होने से पहले या केस चालू होने के बाद। पहले मतलब केस अभी शुरू भी नहीं हुआ है और आपने सीधा बात कर दी कि चलो कंपाउंडिंग कर देते हैं, या तो केस स्टार्ट हो गया उसके बाद आपने ऑफर किया कि चलो कंपाउंडिंग करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इन्फॉर्म दी रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। इज इट ओके? कंपाउंडिंग हो गया तो 7 डेज के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कंपाउंडिंग का ऑफर किसी भी तरह का केस होने से पहले ही हो जाता है, कभी केस दाखिल किया उससे पहले ही कंपाउंडिंग की बात हो जाती, तो अभी केस होगा ही नहीं। नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब किसी भी तरह का लिटिगेशन, केस या सूट, जो भी हम वर्ड बोले, है ना, वो आगे प्रोसीड नहीं होगा क्योंकि सेटलमेंट हो चुका है। ओके, और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने के बाद हुआ तो मतलब केस चालू हो गए फिर कंपाउंडिंग हुआ, वो भी हो सकता है। पर कंपाउंडिंग होने, कंपाउंडिंग कब हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रहा है बट कब? प्रोसिक्यूशन से पहले। तो अब आगे प्रोसिक्यूशन होगा ही नहीं। चलो देखते हैं। प्रोसिक्यूशन हो गया माने केस स्टार्ट हो गया, अब कंपाउंडिंग हो गया है, तो जिस दिन कंपाउंडिंग हो गया उससे आगे तो ऑब्वियस है कंपाउंडिंग के बाद ना तो कोई केस नया स्टार्ट हो सकता है और ना ही कोई एग्जिस्टिंग केस आगे बढ़ सकता है। मतलब यहाँ पे प्रोसीडिंग है, केस चालू हो गया, उसके बाद हो गया कंपाउंडिंग, जिस दिन कंपाउंडिंग हो गया अब आगे प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, सब लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया कि अब आपके सामने कोई कार्यवाही नहीं होगी। इज इट ओके? तो कंपाउंडिंग कभी भी हो सकता है। वो कहाँ पे लिखा हुआ है? सबसेक्शन 4 में, केस होने से पहले या केस होने के बाद।
पर अगर पहले होता है तो आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं होता, और बाद में होता है तो जो भी प्रोसीडिंग्स आपके सामने स्टार्ट हुई थी वो ड्रॉप हो जाएगी। ओके। सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 आपको पढ़ना है, विच आई बी डिस्कसिंग टुमारो। ओके। और कल से हम सेक्शन 42 के बारे में डिस्कस करेंगे। एज सेड अर्लियर इन द अर्लियर वीडियो, आई नीड 2-3 more days टू फिनिश अप द सेम। ओके, 2-3 दिन में खत्म कर देंगे आपका LLP। थैंक यू।